हेलो एवरीवन। सो गाइज कुछ ऐसे एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो न्यूज़पेपर में आते हैं, और अगर आप अपनी राइटिंग अच्छी करना चाहते हैं या इंग्लिश बोलना चाहते हैं और थोड़ा सा उसको सजाना चाहते हैं तो एडवांस्ड स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे होते हैं गाइज। चलिए सीखते हैं गाइज। देखिए, जो पहला है उसे हम बोलते हैं दैट इज़ समथिंग दैट, इसका इस्तेमाल। उसके बाद कम एज का इस्तेमाल है, फॉलोइंग विच का इस्तेमाल है, ऑन द इंस्टेंस का इस्तेमाल है और रेजिडेंट ऑफ का इस्तेमाल है। सबसे पहले देख लेते हैं दैट इज समथिंग दैट का। देखिए गाइस, चलिए गाइस, तो देखते हैं कि दैट इज समथिंग दैट। देखिए, होता क्या है कि जब हम समथिंग बोलते हैं, समथिंग के बाद जब दैट आता है तो ये दैट एक पूरा सेंटेंस को दिखाता है। दैट के बाद आपको कुछ ना कुछ कहना है। पहले मैं एग्जांपल लिखता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि दैट इज समथिंग इन्फ्यूरिएट्स मी, इन्फ्यूरिएट्स मी। अगर मैंने एक सेंटेंस बोला कि दैट इज समथिंग, सॉरी मैं यहाँ दैट लगाना भूल गया, दैट इज समथिंग दैट इन्फ्यूरिएट्स मी, तो ये आपका हो गया दैट इज समथिंग दैट। ठीक है, और यहाँ पर हो गया इन्फ्यूरिएट्स मी। अब मैंने ऐसा क्यों बोला, इसकी हिंदी क्या होगी? मान लीजिए कि आपका एक लैपटॉप है और आपका जो बच्चा है वो उस लैपटॉप को छेड़ रहा है, कुछ ना कुछ उसके साथ कर रहा है। तो आपने बोला है कि यही यही वो है जो मुझे गुस्सा दिलाता है, मतलब ये जो एक्टिविटी है ना भैया, वो मुझे गुस्सा दिला देता है। तो दैट यहाँ आप किसको कह रहे हैं? आप दैट कह रहे हैं उस एक्टिविटी को। कौन सा एक्टिविटी? जैसे लैपटॉप को टच कर रहा है आपका बेटा, वो जो एक्टिविटी है वो दैट हो गया। आपने बोला कि दैट इज समथिंग दैट इन्फ्यूरिएट्स मी, यानी कि यही वो चीज है जो, इस दैट का मतलब है जो इन्फ्यूरिएट्स मी, मुझे गुस्सा दिलाता है। ओके, एक और देखते हैं, समझ में आएगा। ओके, that is something that breaks my heart, यानी कि अब कोई कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहा है जिससे आपका दिल टूट जाता है। ब्रेक्स लिखा है यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है, बार बार टूटता है। जब जब ऐसी एक्टिविटी होता है तब तब आपका दिल टूट जाता है। तो आप कह रहे हैं कि दैट इज समथिंग। अब दिल मान लीजिए टूटता है, जैसे कि मान लीजिए कि आप बहुत पजेसिव हैं और आपकी गर्लफ्रेंड है, वो किसी और लड़के से बात करती है, तो आप कहते हैं कि दैट इज़ समथिंग, यही वो चीज़ है, दैट ब्रेक्स माई हार्ट, जो मेरे दिल को तोड़ देता है। तो ये कुछ भी ऐसा हो सकता है जिससे आपका दिल टूटता होगा। तो जो एक्टिविटी है उसको आप दैट बोलिए कि दैट इज़ समथिंग, फिर दैट लगाइए। तो आप रट लीजिए दैट इज़ समथिंग दैट, दैट इज़ समथिंग दैट, उसके बाद आप लगाइए टेंस। दैट इज़ समथिंग दैट ब्रेक्स माई हार्ट, ये वो चीज़ है जो मेरे दिल को तोड़ देता है। आपने बोला कि दैट इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स अट्रैक्ट्स मी, दैट इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी। अब कोई ऐसी चीज है जो आपको अट्रैक्ट करती है, तो कुछ तो है, उस चीज को आप दैट लगा दीजिए। हो सकता है वो कोई चीज हो सकता है वो किसी की एक्टिविटी हो सकता है किसी के बोलने का अंदाज हो, और आप कह रहे हैं कि दैट इज समथिंग दैट अट्रैक्ट्स मी, ये वो चीज है जो मुझे अट्रैक्ट करता है। तो दैट इज समथिंग दैट का इस्तेमाल है गाइस। ठीक है, ओके। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि समथिंग दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक, दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक। कितना प्यारा है। कोई बंदा कोई एक्टिविटी कर रहा है या कोई भी चीज़ है, कोई खाना अजीब तरीके से खा रहा है, कोई डिफरेंट खाने में कुछ और मिक्स करके खा रहा है, कह रहे कि ये दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक, दैट इज समथिंग दैट आई डोंट लाइक, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कतई पसंद नहीं है। तो अब आप शायद दैट इज समथिंग को समझ चुके होंगे गाइस। ठीक है जी, ओके। दैट इज समथिंग, ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे टेंशन देती है। कैसे बोलेंगे? दैट इज समथिंग दैट गिव्स मी टेंशन। ओके, ये ऐसी चीज़ है जो मुझे एक्साइट कर देती है। दैट इज समथिंग दैट एक्साइट्स मी, या दैट इग्नाइट्स माई पैशन, ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे पैशन को इग्नाइट कर देती है। तो ऐसे हो सकता है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे उदास कर देती है, उदास बना देती है। तो कैसे बोलेंगे? दैट इज समथिंग दैट मेक्स मी सैड, वो मुझे सैड कर देती है। दैट इज समथिंग दैट मेक्स मी हैप्पी। इस तरीके से फ्यूचर भी लगा लीजिए कि दैट इज समथिंग दैट विल डिस्ट्रॉय योर करियर, ये वो चीज़ है जो तुम्हारे करियर को डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर बोलना है कि दैट इज समथिंग that can destroy your career। तो
ये जुमला मैं आपको क्यों सिखा रहा हूँ कि ये कुछ खास नहीं है, बट खास बना देगा। जब अंग्रेजी बोलेंगे ना, खास बना देगा। चलिए आगे बढ़े। अब है कम एज। छोटा सा है लेकिन आप बोल कर देखिए, मजा आएगा आपको। कम एज, सजाना ही तो है अंग्रेजी को, और क्या रखा है। कम एज क्या होता है? मान लीजिए कि कोई खबर है, कोई न्यूज़ है, किसी का कोई डिसीजन है, फैसला हो गया, ओके, या कोई इसी तरीके से कोई न्यूज़ खबर कुछ ऐसा मिलता है जो आप तक पहुंचा, ओके। और वो किस रूप में पहुंचा? मान लीजिए कि आपको एक वो शॉक के रूप में पहुंचा, हो सकता है वो एक रिलीफ के रूप में पहुंचा, हो सकता है कि वो एक सरप्राइज के रूप में पहुंचा, तो आप कहते हैं कि सरप्राइज। एक मिनट। तो आपने बोला, किसी ने आपको कोई खबर सुनाई, तो आपने बोला कि दिस न्यूज़ केम एज, अब दिस न्यूज़ केम एज अ सरप्राइज टू मी। यानी कि अब कम एज का मतलब क्या है कि उस रूप में आना। ये जो खबर है, ये जो न्यूज़ है, ये खबर मेरे पास आई, किस रूप में आई? एक सरप्राइज के रूप में मुझ तक पहुंची। तो दिस न्यूज़ केम एज अ सरप्राइज टू मी, मान लीजिए आपने बोला कि जैसे कि द फैक्ट दैट, आपने ऐसे बोला कि द फैक्ट दैट ही he has been discharged from the hospital। यह बात कि वह हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया है, came as a relief to me। समझ में आ रहा है? मैंने यहाँ पर एक्चुअली ये बहुत बड़ा एक वो बनाकर आपको दे दिया सब्जेक्ट। तो मैंने बोला कि द फैक्ट दैट, यह बात कि ही हैज़ बीन डिस्चार्ज फ्रॉम हॉस्पिटल, कि उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, केम एज अ रिलीफ टू मी, वो मेरे लिए एक सुकून की तरह आया, एक रिलीफ की तरह आया, ओके। तो इसी को आप कहते हैं कि द इंफॉर्मेशन, द न्यूज़, आप कह सकते हैं कि दिस इंफॉर्मेशन केम एज अ शॉक टू मी। ये मुझे एक शॉक की तरह आया, मेरे पास ये जो आया, मतलब ये खबर मेरे पास एक शॉक के रूप में आया। कोई चीज़ मेरे पास आया, उसने मुझे चकित कर दिया, सरप्राइज कर दिया, मतलब एक सरप्राइज के रूप में एक खबर आई। एक बोलने का एक तरीका है, आप बोल कर देखिए, इसका इस्तेमाल करके देखिए। कुछ ऐसा जो आप तक पहुंचा, ओके, और वो शॉक के रूप में, रिलीफ के रूप में, सरप्राइज के रूप में, एक सदमे के, मतलब ऐसे ही टेंशन के रूप में पहुंचा, यू नो ऐसे कि इस केम से पहले क्या होगा? केम से पहले एक छोटा आइटम भी होगा। प्रॉब्लम है कि केम से पहले क्या रखे? या तो मैंने एक यहाँ पर एक छोटा सा नाउन फ्रेज रखा कि दिस न्यूज़, ओके। छोटे से नाउन फ्रेज की जगह बड़ा नाउन फ्रेज भी हो सकता है, इतना बड़ा आप देख रहे द फैक्ट दैट, इतना, ये तो क्या क्लॉज हो गया, मैंने क्लॉज यहाँ पर रख दिया है। तो इस केम से पहले की कोई गारंटी नहीं है। सब्जेक्ट जो होगा वो एक नाउन भी हो सकता है, वो नाउन फ्रेज भी हो सकता है, वो नाउन क्लॉज भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। वो जिरंड के रूप में भी हो सकता है। अगर मैं बोलूँ कि हर हर हगिंग हर हगिंग अ बॉय, हर उसका किसी लड़के को गले लगाना, केम एज अ शॉक टू मी। अब यही कवर, शॉक टू मी, यानी कि वो एक शॉक के रूप में आया। मतलब कि ये जो चीज़ आई, हर हगिंग अ बॉय, उसका हगिंग अ बॉय, गले लगाना, तो उसने किसी को गले लगाया होगा, ये एक खबर होगी। तो ये खबर जो मेरे पास आया, केम आया एज अ शॉक टू मी, एक शॉक के रूप में आया, ओके, इस तरीके से। तो आप चाहे तो द न्यूज़, आइडिया, इंफॉर्मेशन, डिसीजन कह सकते। किसी ने कोई फैसला लिया तो कहें कि ये जो फैसला है, कहेंगे आपकी द डिसीजन टेकन बाय माय फादर केम एज अ मेंटल प्रेशर टू मी। यानी कि द डिसीजन, जो फैसला, टेकन बाय माय फादर, जो फैसला मेरे पिताजी के द्वारा लिया गया, केम एज अ मेंटल प्रेशर टू मी, वो मेरे पास एक मेंटल प्रेशर के रूप में आया, यानी कि उसने मेंटल प्रेशर मुझे दे दिया। तो आई थिंक इस कम एज को आप समझ रहे होंगे, तो हैप्पीनेस को दिखा दीजिए, इट केम एज अ सरप्राइज, इट केम एज हैप्पी मोमेंट, ऐसे करके दिखा सकते हैं। चलिए guys, तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब है फॉलोइंग विच क्या होता है। फॉलोइंग विच देख लेते हैं इसको भी।
अगर आप लिखते हैं, जैसे पैराग्राफ राइटिंग करते हैं, कुछ लिखते हैं, तो मुझे लगता है कि आप सजा सकते हैं, एडवांस्ड स्ट्रक्चर से अपनी बातों को बता सकते हैं। फॉलोइंग विच आपका अधिकतर न्यूज़पेपर में दिखता है। यहाँ फॉलोइंग विच का मतलब है होने पर, फॉलोइंग का मतलब है होने पर, के बाद, यानी कि ये वो आफ्टर वाली फीलिंग देता है यहाँ पर, बट यूज होता है तो आपको बता रहा हूँ। जैसे कि मैं बोलूँगा कि शी स्लैप्ड अ बॉय, उसने एक लड़के को थप्पड़ मार दिया। फॉलोइंग विच, जिसके बाद द बॉय कॉल्ड हिज फ्रेंड्स एंड गॉट द गर्ल किडनैप्ड। मान लीजिए मैंने एक सेंटेंस बोला, तो क्या है कि शी स्लैप्ड अ बॉय, उसने एक लड़के को चाटा मार दिया। फॉलोइंग विच का मतलब है, विच मतलब ये जो चाटा लगा इसके बाद, इस फॉलोइंग का मतलब है आफ्टर, यानी कि होने के बाद। चूंकि न्यूज़पेपर में आता है तो बताना जरूरी है। फॉलोइंग विच, इसके होने के बाद क्या रिजल्ट हुआ कि द बॉय कॉल्ड हिज फ्रेंड्स, उसने अपने दोस्तों को बुलाया, एंड गॉट द गर्ल किडनैप्ड, और लड़की को किडनैप करवा लिया। ओके, इस पे एक दो मैं आपको न्यूज़पेपर के सेंटेंसेस दिखाता हूँ गाइस, देख लीजिए। गाइस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मिसेस कौर ट्राइड टू रेसिस्ट द रॉबरी, यानी कि मिसेस कौर कोई महिला है, उन्होंने कोशिश की टू रेसिस्ट द रॉबरी, यानी कि उनके साथ जो लूटमारी हो रही थी उनको रेसिस्ट किया, मतलब उसको अपोज, उसका विरोध करने की उन्होंने कोशिश की। फॉलोइंग विच, जिसके बाद द स्नैचर ड्रैग्ड हर ऑन द रोड, कि उस स्नैचर ने, उस बैग या चेन खींचने वाले ने, छीनने वाले ने उनको घसीट दिया रोड पर। यानी कि अगर पूरा बैकग्राउंड देखें तो हो सकता है कुछ गुंडे रहे होंगे, रॉबर्स रहे होंगे, वो मिसेस कौर का चेन खींच रहे होंगे या बैग छीन रहे होंगे, और मिसेस कौर ने क्या किया, कोशिश की कि ऐसा ना हो। जिसके बाद फॉलोइंग विच, तो जिसके बाद क्या हुआ, रिजल्ट क्या आया कि स्नैचर ने उनको घसीटना शुरू कर दिया। समझ में आ रहा है? और देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक अधूरी सी कहानी है कि ही वुड ड्रॉप हिम एट कश्मीरी गेट। यहाँ पर एक बात थी कि एक ऑटो वाला है, तो कोई बंदा ऑटो को उसने हाथ दिया, ऑटो वाले ने रोका, उसमें पहले से एक पैसेंजर बैठा था ऑटो में, तो ऑटो वाले ने कहा, क्या कहा कि ही वुड ड्रॉप हिम एट कश्मीरी गेट, कि वो कश्मीरी गेट उसको छोड़ देगा। फॉलोइंग विच, जिसके बाद ही बोर्डेड द ऑटो, तो उस बंदे ने क्या किया कि ठीक है भाई, ऑटो में बैठ गया। तो ये भी रिजल्ट दिखाने के लिए कि कुछ ऐसा हुआ, उसके बाद कुछ और हुआ। ऑटो वाले ने कहा हाँ जी मैं आपको छोड़ दूंगा, तो यहाँ आफ्टर दैट भी लग सकता था, लेकिन एक तरीका है, कनेक्टर है ना दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कीजिए ना। फॉलोइंग विच ही बोर्डेड द ऑटो, देखिए ऑटो लेने को हम क्या कहते हैं, बोर्ड कहते हैं। बोर्डेड द ऑटो, उसने ऑटो को लिया, ठीक है। तो फॉलोइंग विच आपके समझ में आ रहा है, कुछ होने के बाद, कुछ भी होने के बाद। ओके, अगर मैं ऐसा बोलूँ, एक और सेंटेंस देखते हैं, दैट a man was crossing the road, okay, suddenly, एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा था, अचानक, suddenly a car hit him, एक कार उसने उसे हिट कर दिया, एंड ही फेल डाउन, और वो नीचे गिर गया। फॉलोइंग विच, अब मैं बोलूँ यहाँ पर फॉलोइंग लगा दूँ कि फॉलोइंग विच, जिसके बाद a lot of people gathered there and waylaid the car। अब देख लीजिए मैंने क्या बोला, तो आप अपनी राइटिंग सुधारिए, इत्मीनान से इस वीडियो को देखिए। जब वो नीचे गिर गया तो फॉलोइंग विच, जिसके बाद अ लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड, बहुत सारे लोग वहाँ इकट्ठे हो गए, और वेले का मतलब था रोक लेना, वेलेड द कार को एकदम रोक लिया, जाने नहीं दिया। ये होता है गाइस, तो ये भी क्लियर है। आगे देखें, उसके बाद है ऑन द इंस्टेंस, अगला है अ रेजिडेंट ऑफ, देख लेते हैं इसको भी आराम से। सो गाइस जैसे यहाँ है कि ऑन द इंस्टेंस ऑफ, इसको हम एट भी कह सकते हैं, एट द इंस्टेंस ऑफ, एट का ज़्यादा इस्तेमाल होता है। होता क्या है, इसका मतलब होता है किसी के सजेशन पर, किसी ने आपको सजेस्ट किया है कि हाँ सर ये ऐसे है, वो ऐसे है। किसी ने सजेस्ट किया कि आप एक बिजनेस शुरू कर लीजिए। आपने किसी चोर को पकड़ लिया, चोर ने आपको सजेस्ट किया कि सर मैं ही नहीं हूँ, एक और है, उसको पकड़िए, वहाँ पर होगा। उसने आपको बताया, रिक्वेस्ट किया, आग्रह किया, ये सब आता है।
जैसे मैं बोलूँ कि आई परचेज्ड अ ग्रामर बुक, मैंने ग्रामर की किताब खरीदी। अब मैं लगा दूँ कि एट द इंस्टेंस ऑफ माई फ्रेंड, अपने दोस्त के कहने पर। यहाँ कहने का मतलब एट द बिहेस्ट ऑफ नहीं है, ये एट द इंस्टेंस का मतलब है कि एक तरीके से उसने सजेस्ट किया मुझे ऐसा कर लो, कि ऐसा तुम्हें करना चाहिए, तो एट द इंस्टेंस ऑफ, उसके एक तरीके के इंस्टेंस पर, सजेशन पर मैंने ऐसा किया। एक इस पे एक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाता हूँ मैं आपको guys। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लेटर रेड्स वर कंडक्टेड एंड ऑन हिज इंस्टेंस हिज अकम्प्लिसेस वर अरेस्टेड। ऑन हिज इंस्टेंस का मतलब है कि उसके कहने पर, मतलब कोई चोर होगा जो पकड़ा गया होगा, उसने कहा होगा, उसने सजेस्ट किया होगा कि सर एक और बंदा है, तो उसके कहने पर हिज अकम्प्लिसेस, उसके जो साथी थे, वर अरेस्टेड, वो अरेस्ट हो गए। और जो हमने एक कम एज देखा था, एक उसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि अ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल केम एज अ सेवियर फॉर अ 53-year-old लेबरर। तो केम एज अ सेवियर का मतलब है कि एक सेवियर के तौर पे, एक बचाने वाले के तौर पर वो सामने आया। तो केम एज अ सरप्राइज, केम एज अ शॉक, केम एज अ सेवियर होता है गाइस। आगे देखते हैं। तो ये भी एट द इंस्टेंस हो गया। तो एट द इंस्टेंस ऑफ कुछ भी, एट योर इंस्टेंस, एट माई इंस्टेंस आप बोल सकते हैं। अब लास्ट है आपका अ रेजिडेंट ऑफ, फटाफट करते हैं। अ रेजिडेंट ऑफ, इसका मतलब होता है निवासी। मैं बोलूँ कि आई एम अ रेजिडेंट ऑफ बिहार, यानी कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ, निवासी हूँ। यू आर अ रेजिडेंट ऑफ नोएडा, आप नोएडा के रहने वाले हैं, आप उसके निवासी हैं। ओके। द एक्यूज्ड, अगर ऐसे लिखा हो कि द एक्यूज्ड रेजिडेंट ऑफ दिल्ली हैज़ बीन अरेस्टेड, अगर ऐसा कुछ लिखा हो तो हम क्या समझेंगे कि जो आरोपी है वो दिल्ली का रहने वाला है, रेजिडेंट ऑफ दिल्ली। तो रेजिडेंट ऑफ का मतलब है निवासी, हैज़ बीन अरेस्टेड, उसे अरेस्ट कर लिया गया है। तो ये छोटे छोटे सेंटेंसेज हैं, तो आप इसको स्पोकन इंग्लिश में इस्तेमाल कीजिए। आप बिलोंग टू तो कहते हैं कि ही बिलोंग्स टू ब्ला ब्ला प्लेस, आप ऐसे भी बोलिए ना कि ही इज़ अ रेजिडेंट ऑफ दिल्ली, आई एम अ रेजिडेंट ऑफ ब्ला ब्ला प्लेस, ऐसे बोलिएगा इस। तो आई थिंक इतना ही था, ख़त्म हो गया आपका ये। हाँ जी, टोटल ख़त्म हो चुका है। सो आप इसका इस्तेमाल कीजिए स्पोकन इंग्लिश में। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, मान लीजिए, तो ऐसे पहले इस 2 पेज का ले लीजिए, अगर आपको साफ साफ दिख जाए। ओके, उसके बाद आप इसका ले लीजिए। ओके गाइस, ठीक है। सी यू इन अनदर एपिसोड। थैंक यू गाइस, थैंक यू।